अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जहां पे आपने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था कि व्हेन ए रे ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टुवर्ड्स रेयर मीडियम तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शो करूंगा ऐसे। लेट्स सपोज दिस इज द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। ये मैंने एक बाउंड्री रखी है दो मीडिया के बीच में। सपोज यहाँ पे मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। सपोज यहाँ पे मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। नाउ लेट मी assume μ2 is greater than μ1। μ2 is greater than μ1। इसका मतलब ये मीडियम यहाँ पे डेंसर मीडियम है और ये यहाँ पर रेयर मीडियम है, क्योंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मींस हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ज्यादा है, इसके नीचे जो है मीडियम ये डेंसर मीडियम है, ऊपर का मीडियम जो है ये रेयर मीडियम है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। सपोज मेरे पास एक पॉइंट सोर्स यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स मैंने रखा हुआ है, सोर्स ऑफ लाइट। यहां से लाइट निकलेगी along all directions, यहां से लाइट निकलेगी। सपोज एक रे यहां से ऐसे आती है इस इंटरफेस में, तो ये तो क्लियरली इसमें नॉर्मल इंसिडेंस आ गया है। ये तो नॉर्मल इंसिडेंट रे आती है तो इट विल पास अनडिवाइडेड, ये अनडिवाइडेड पास हो गया ऐसे, इसमें कोई बेंडिंग नहीं होगी। नाउ अब जितना हम नॉर्मल से दूर जाएंगे इस डायरेक्शन में, जितना हम जाएंगे या इस डायरेक्शन में जो हम जाएंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे बढ़ेगा। सपोज मैं अब यहां पर दूसरी रे ऐसे लेता हूं, सपोज ये है दूसरी रे ऐसे, तो यहां पे मैंने पहले रिफ्रैक्शन शो करनी है। रिफ्रैक्शन के लिए मैं नॉर्मल ड्रा करता हूं, ये यहां पे नॉर्मल आ गया, तो यहां पे कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इतना है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? 0। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था, यानी नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। तो जितना हम दूर जाएंगे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू इसका आएगा, दैट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस हैज इंक्रीज्ड। तो नाउ मुझे पता है जब रे आएगी डेंसर टू रेयर मीडियम तो ये इसके एक्चुअल पाथ ऐसे थी, लेकिन ये एक्चुअल पाथ नहीं फॉलो करेगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया तो इसकी एक्चुअल पाथ ये थी, ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल ऐसे। So let's suppose ये रे ऐसे जाती है, ये ऐसे जा रही है ऐसे। So अब इसी तरह मैं और एक रे लेता हूं, सपोज और एक रे ऐसे जा रही है ऐसे। अब जरा इसके लिए देखेंगे आप, अगर आप इसके लिए नोट करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम था, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जितना आप दूर जा रहे हो इस नॉर्मल से, नॉर्मल डायरेक्शन से जितना आप दूर जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अब एक्चुअल पाथ इस रे के ऐसे है, लेकिन ये एक्चुअल पाथ फॉलो नहीं करेगी ये रे, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। ये नीचे है डेंसर मीडियम, ऊपर है रेयर मीडियम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सपोज ये यहाँ पर ऐसे निकलती है अलोंग द इंटरफेस, ऐसे निकलती है रे ऐसे। सो दैट मींस यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है 90 डिग्री, जो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आपने देखा है 0 डिग्री आ रहा था, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थोड़ा इंक्रीज हो गया है। जितना हम आगे जाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो जाता है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज हो गया है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमने देखा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ गया 90 डिग्री। सो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस at which the angle of refraction is 90 degree, this is called critical angle. So critical angle अगर हम देखेंगे पहले critical angle, so angle of incidence for which angle of refraction is 90 degree. So critical angle is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree. देखो अब यहां तक हमने देखा है। सो इस थीटा सी से पहले जो भी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रखोगे, इससे
नीचे इससे कम अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हो तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होती है। तो इस क्रिटिकल एंगल पे क्या हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आ जाता है 90 डिग्री। सो दैट मीन ग्रेजिंग इमर्जेंस। सो ये रे जो है ये ग्रेज करते हैं अलोंग द सरफेस, अलोंग द इंटरफेस। अब इससे ज्यादा अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, सपोज अब रे ऐसे जा रही है, ऐसे ये ऐसे इंसिडेंट हो रही है इस एंगल पे। सो अगर आप ये एंगल यहां पर देखेंगे, ये एंगल ये अब इस थीटा सी से ज्यादा होगा, क्योंकि जितना आप आगे जाओगे, जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एंगल है वो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा होगा। लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई यहाँ पे। सो ये आई जो है ये इस थीटा सी से ज्यादा होगा। अब देखो थीटा सी पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 आ गया था। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू यही 90 डिग्री है, इससे ज्यादा इसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाते हैं ऐसे। तो ये यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। So this is what we call TIR, total internal reflection. So TIR अगर हम ऐसे आप डिफाइन करेंगे इसको तो हम बोलेंगे it's the phenomena of reflection of light. It's the phenomena of reflection of light. कहाँ से? From the interface apparating to media. When a light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle. Condition ये है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। रे आनी चाहिए डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ। दूसरी कंडीशन ये है कि अब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो इस थीटा सी यानी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर टीआईआर होगी। देखो रिफ्लेक्शन होती है मिरर्स में भी, रिफ्लेक्शन मिरर्स में भी होती है, उसको हम टीआईआर नहीं नाम देते हैं। वहां पे रिफ्लेक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ द कोटिंग, जो हम कोटिंग पीछे करते हैं उसमें। लेकिन यहां पर रिफ्लेक्शन हो जाती है फ्रॉम द ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है, जैसे यहां पर लाइट क्रॉस करती है, इसको यहां पर लाइट क्रॉस करती है तो ये इंटरफेस ट्रांसपेरेंट होती है। तो यहां पे ट्रांसपेरेंट सरफेस से हो जाती है रिफ्लेक्शन। सो लेकिन इसमें यहां पे डिफरेंस क्या है, यहां पे कंडीशंस पहले कुछ फॉलो होनी चाहिए। यहां पर तो नहीं हो रही है रिफ्लेक्शन, यहां पर तो नहीं हो रही है रिफ्लेक्शन, यहां पर नहीं हो रही है रिफ्लेक्शन, लेकिन यहां पर हो रही है रिफ्लेक्शन। So that is to TIR हम ऐसे डिफाइन करेंगे the phenomena of reflection of light from the interface separating two different media when light travels from denser to rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle। अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा आप एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हो और रे आती है डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, तब जाकर टीआईआर होगी, अदरवाइज टीआईआर नहीं पॉसिबल है। सो कंडीशंस फॉर टीआईआर क्या है, शाबाश। कंडीशंस ऑफ टीआईआर अगर हम देखेंगे, कंडीशंस फॉर टीआईआर, कंडीशंस फॉर टीआईआर, कंडीशंस फॉर टीआईआर। तो इसके लिए पहली कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium, light must go from denser to rarer medium। दूसरी कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आपको पता क्या है, so it is the angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree। so ये दो कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तब जाकर टीआईआर होगी। अगर ये दो कंडीशंस में एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, टीआईआर नहीं होगी। बोथ द कंडीशंस आर नेसेसरी, ये दोनों होनी चाहिए यहाँ पे, तब जाकर टीआईआर होगी। चले अब हम देखते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे। देखो अगर हम क्रिटिकल एंगल डिफाइन करते तो यहाँ पर मैं क्रिटिकल एंगल को डिफाइन किया था। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। जरा इसमें स्नेल्स लॉ लिखेंगे हम। इधर से क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 sin ऑफ थीटा सी, μ2 sin ऑफ थीटा सी इज इक्वल, चले बाहर क्या है, μ1 sin ऑफ 90 डिग्री, μ1 sin ऑफ 90 डिग्री। और हम इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, μ2 डिवाइड बाय μ1 sin ऑफ थीटा सी इज इक्वल sin ऑफ 90, और μ21 sin ऑफ थीटा सी इज इक्वल 1, और sin थीटा सी
इज इक्वल टू 1 बाई म्यू टू 1। तो थीटा सी कितना आएगा? थीटा सी विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू टू 1। म्यू टू 1 is refractive index of denser with respect to real medium. Refractive index of denser यानी म्यू टू by mu 1, that is refractive index of denser with respect to real. आप इस तरह इसको याद रखेंगे, sin of theta c is equal to 1 by mu dr। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो आप, sin theta c is equal to 1 by mu dr, where mu dr is the refractive index of denser with respect to real। तो अगर बाहर एयर है, अगर बाहर एयर है, अंदर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, अगर बाहर एयर है और अंदर है कोई मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू, तो हम सिंपली ये रिजल्ट ऐसे लिखेंगे, म्यू 1 ये 0 ये 1 आएगा, यहाँ पे एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1, तो म्यू 1 उस केस में 1 आएगा, तो sin थीटा c will be equal to 1 by mu, simple। so if light travels from some medium of refractive index mu towards air, then एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या लेंगे? 1, देन साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, क्योंकि उस केस में म्यू 1 बनेगा 1, म्यू 2 बनेगा म्यू, तो ये बनेगा म्यू बाई 1, दैट इज म्यू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1, सो साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू। सो ये सिंपली आएगा थीटा सी विल बी साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, तो साइन थीटा सी उस केस में बनेगा 1 बाई म्यू और थीटा सी विल बी इक्वल टू, और थीटा सी आप क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स शाबाश 1 बाई म्यू। तो ये हम लिखेंगे उस केस में अगर एयर आप रखते हो इधर से और अंदर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो ये आ गया यहाँ पे TIR और क्रिटिकल एंगल। तो TIR हम बोलते हैं phenomena of reflection of light from the interface separating two different media when light travels from denser towards rarer medium at an angle of incidence greater than critical angle। तो कंडीशन ये है कि लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द angle of refraction is 90 degree, so angle of incidence for which the angle of refraction is 90 degree। अगर आप ये थीटा सी निकालना चाहेंगे तो आपने यहाँ पर लिखना है स्नेल्स लॉ, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 था, so it is म्यू 2 sin of theta c is equal म्यू 1 sin of 90, so म्यू 2 sin of theta c is equal म्यू 1 sin of 90, so म्यू 2 by म्यू 1, ये म्यू 2 अपनी जगह पे म्यू 1 नीचे लाया, म्यू 2 by म्यू 1 sin theta c is equal sin 90, sin 90 is 1, so म्यू 2 by म्यू 1 is म्यू 2 1, sin theta c is equal 1 by म्यू 2 1। म्यू 2 1 is refractive index of denser medium with respect to rarer medium। तो इन शॉर्ट आप याद रखेंगे sin theta c is equal 1 by म्यू dr, while म्यू dr is refractive index of denser with respect to rarer medium। तो उसके बाद क्रिटिकल एंगल के लिए हमें एक्सप्रेशन आ गया sin इनवर्स 1 by म्यू 2 1। और अगर बाहर एयर है, अगर एयर की तरफ ये लाइट जा रही है फ्रॉम सम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, तो ये sin थीटा सी कितना आएगा फिर? 1 by म्यू, और थीटा सी विल बी इक्वल टू sin इनवर्स 1 by म्यू। तो अब हमने इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है। सो अब TIR जो है, TIR की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, जैसे मिराज फॉर्मेशन है, मिराज फॉर्मेशन इज एप्लीकेशन ऑफ TIR फॉर्मेशन। इसी तरह दूसरा है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, जो डायमंड की चमक होती है, दैट्स अगेन बिकॉज ऑफ TIR। इसी तरह यहां पे आता है ऑप्टिकल फाइबर, एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका ऑप्टिकल फाइबर्स में। ऑप्टिकल फाइबर्स में TIR हम यूज करते हैं, जो हम फिर बाद में डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दीज ऑप्टिकल फाइबर्स लाइक इनको हम कम्युनिकेशन के लिए भी यूज करते हैं, या इनको हम फॉर एग्जांपल अगर एंडोस्कोपी वगैरह की हम बात करेंगे तो वहां पे TIR का एप्लीकेशन आता है। लेट्स गो अहेड फॉर द एप्लीकेशंस इन एक्सरसाइज ऑन दिस TIR। चलो अब हम मेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। वी आर गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दैट इज म्यू W is equal 4 by 3 and that of glass
that is mu g, that is 3/2. When it's not mentioned, it means refractive index of water with respect to air or with respect to vacuum. It means refractive index of glass with respect to air or with respect to vacuum. अब हमने निकालना क्या है, क्रिटिकल एंगल फॉर एयर वाटर इंटरफेस. सो फॉर एयर वाटर इंटरफेस हम खाली वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंसीडर करेंगे. यानी एक साइड से फॉर एग्जांपल यहां से वाटर और बाहर से है एयर. अब लाइट आती है फ्रॉम वाटर इनटू एयर, तो इसमें टीआईआर के लिए हमने पता है क्रिटिकल एंगल की रिक्वायरमेंट होती है, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करना है. तो इसके लिए हमें पता है थीटा सी सिंपली इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ व्हेन वन मीडियम इज द एयर. जब आती है रे फ्रॉम सम मीडियम इनटू एयर, तो वहां पे थीटा सी का वैल्यू होता है साइन इनवर्स 1/μ. अब यहां पे वाटर है, तो पहले ए पार्ट में है वाटर, तो इसलिए मैं लिखूंगा 1/μw. So which is equal to, which implies theta c is equal to sin inverse 1/μ water is 4/3. It is 4/3, 3 ऊपर जाएगा, so it is sin inverse 3/4. Similarly अगर हम b पार्ट देखेंगे, that is critical angle for air glass interface. So again it will be theta c is equal sin inverse 1/μ. अब क्या है, एक तरफ से एयर दूसरी तरफ से है ग्लास, सो इट इज 1/μg, सिंपल 1/μg. सो अगेन यू कैन क्लियरली से थीटा c इज इक्वल sin इनवर्स 1/3/2, 3/2, 2 ऊपर जाएगा, इट इज sin इनवर्स 2/3. तो अगर हम थर्ड देखेंगे c, तो थीटा c विल बी इक्वल टू sin इनवर्स. अब देखो यहाँ पे इट इज फॉर ग्लास वाटर इंटरफेस. अब मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है कि वाटर का ज्यादा है. वाटर का है 1.33, ग्लास का है 1.5, तो ग्लास का ज्यादा है. यानी ऐसे ये मान लीजिए ग्लास, ये मान लीजिए वाटर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सो दैट मींस ग्लास डेंसर है, μg इज ग्रेटर देन μw. सो रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम ग्लास इनटू वाटर फॉर टीआईआर. टीआईआर के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि लाइट ग्लास से वाटर की तरफ जानी चाहिए. अगर वाटर से ग्लास की तरफ आएगी कभी टीआईआर नहीं होगी, क्योंकि ग्लास जो है ये डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है, रेयर मीडियम है. लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. सो अब आपने पता है इस केस में हम सिंपली लिखते हैं sin इनवर्स 1/μ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर. अब डेंसर क्या है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रेयर, रेयर क्या है, वाटर, सो इट इज 1/μgw, refractive index of denser with respect to real. So it is sin inverse shabash mu g w. It is mu g divided by mu w. Mu w मैं ऊपर ले सकता हूँ. Now mu w it is 4/3, so I can write it as sin inverse mu w is 4/3 divided by 3/2. So which is equal to sin inverse shabash, ये 2 ऊपर जाएगा, it is 8/9. तो ये आएगा इस केस में थीटा c क्रिटिकल एंगल. सो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल फॉर एनी इंटरफेस इफ वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. So for water it is sin inverse 1/μw, it is sin inverse 1/4/3, 3 ऊपर जाएगा 3/4. For glass it is sin inverse 1/μg, it is sin inverse 1/3/2, 2 ऊपर गए, it is 2/3. इस तरह इसमें आएगा 1/μgw. It is denser with respect to rarer. ग्लास का ज्यादा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो डेंसर है, वाटर का कम है तो रेयर है, इसलिए मैंने लिखा 1/μgw, sin inverse μw/μg, क्योंकि ये बनेगा μg divided by μw. μw ऊपर जाएगा फिर, so it is μw/μg, 4/3 divided by 3/2, वो आ गया sin inverse 8/9. So let's go for another question. So अब हमारे पास क्वेश्चन ऐसे है कि a light ray enters from a denser medium into a rarer medium. Speed of light in the rarer medium is twice that in denser medium. So that is Vr, it is equal to twice V denser. So rarer medium में जो स्पीड है it is twice the speed in denser medium. हमने निकालना है क्रिटिकल एंगल फॉर टीआईआर, तो थीटा सी हमने निकालना है. तो थीटा सी हमने पता है इट इज साइन इनवर्स
1/μdr। जब डेंसर और रेयर मीडियम की बात हम करते हैं तो हम लेते हैं μdr, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। तो अब यहां पे आप क्लियरली लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स μdr मींस μd डिवाइडेड बाय μr, वो μr ऊपर जाएगा, इट इज μr डिवाइडेड बाय μd। नाउ अब हमने पता है स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है, सो आई कैन सब्स्टिट्यूट हियर थीटा c इज इक्वल टू साइन इनवर्स, शाबाश, रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज c by vr डिवाइडेड बाय c by vd। चलिए, सो c और c कैंसिल हो गया, इट इज साइन इनवर्स vd by vr। तो vr वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, थीटा c इज इक्वल साइन इनवर्स vd डिवाइडेड बाय vr के बदले हम क्या लिखेंगे, तो वाइस vd कैंसल्स, इट इज साइन इनवर्स 1/2। अब साइन का वैल्यू कब 1/2 होता है, 30 डिग्री पे, सो हमें पता है थीटा c विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, सो दैट मींस द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस इंटरफेस विल बी। अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन है जो हम यहां पे देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम x इनटू y इज थीटा, सो थीटा c इट इज गिवन टू बी थीटा, and speed of light in medium x, so vx is equal to v। we have to calculate the speed of light in medium y, so vy हमने कैलकुलेट करना। देखो लाइट कहां से आ रही है, मीडियम x से मीडियम y की तरफ, तो अगर मैं थीटा c के लिए एक्सप्रेशन लिखूंगा, सो थीटा c विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स 1/, अब अगर ये मीडियम x से y में आ रही है, सपोज TIR हो जाती है, तो डेफिनेटली x क्या आएगा, डेंसर, y क्या होगा, रेयर, सो इट कैन बी रिटन एज μxy, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि लाइट कहां से आ रही है, x से y की तरफ, इसलिए मैं x ले रहा हूं डेंसर और y ले रहा हूं मैं रेयर मीडियम। तो नाउ अब हमें पता है यहां पे, सो वी कैन राइट हियर थीटा c इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो इट इज 1/μxy, मैं लिखूंगा μx डिवाइड बाय μy ऊपर आएगा, और मैं इसको लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ स्पीड साइन इनवर्स, शाबाश, μy इट कैन बी रिटन एज c by vy डिवाइड बाय c by vx, क्योंकि mu is given to be c by v, so c और c कैंसिल होगा, तो ये आ गया साइन इनवर्स vx by vy, साइन इनवर्स vx by vy। नाउ साइन इनवर्स अगर हम इस साइड लाएंगे तो ये बनेगा साइन थीटा, सो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल vx, दैट इज v डिवाइडेड बाय vy, vx by vy, vx is v जो मैंने यहां पर लिखा है, सो नाउ vy मैंने कैलकुलेट करना था, सो इंप्लाइज vy is equal, v अपनी जगह पे sin थीटा डिवाइड होगा v by sin थीटा, so this gives the speed of light in medium y। now let's have more questions on it। अब देखो यहां पे क्वेश्चन है कि a beam of light from a denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I। suppose let's suppose ये है denser medium, ये है rarer medium, रे आती है फ्रॉम डेंसर मीडियम इनटू द रेयर मीडियम, ये ऐसे रे स्ट्राइक करती है, दिस द इंसिडेंट रे, ये यहां पे आ गया नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये इस बाउंड्री पे नॉर्मल है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आई है, ये है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज μd, और ये है रेयर मीडियम, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μr। Now, if the reflected and the refracted rays make an angle of 90 degree with each other, जब मैं I angle of incidence रखता हूं, उस वक्त जो reflected component है, ये reflected component आएगा, और यहां से ये refracted component आएगा। यानी जब रे स्ट्राइक करेगी इस इंटरफेस पे, the light will be partially reflected and partially refracted। जो ये रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट, और जो ये रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट जो है,
ये है रिफ्रैक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब इस एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे क्या होता है, दीज आर मेक एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो हमने निकाला क्रिटिकल एंगल विल बी, इस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा। सो हमारे पास एक ही नोन पैरामीटर है, दैट इज दिस आई। अब आई जो है इन टर्म्स ऑफ आई मैंने निकालना है क्रिटिकल एंगल। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने एक किया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, लेकिन वहां पे मैंने लाइट को स्ट्राइक किया था फ्रॉम ए रेयरर मीडियम इनटू द डेंसर मीडियम। तो अगर आपको याद होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा था म्यू वाज इक्वल टू tan ऑफ आई, लेकिन यहाँ पर रे आती है कहां से, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने क्रिटिकल एंगल फिर कैलकुलेट करना है। चलो मैं यहाँ पे सिनर्स लॉ यूज करूंगा। तो ये एंगल मुझे पता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट्स द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज r। तो ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस i था तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी i आएगा। सो अगर आप ये देखेंगे i प्लस दिस 90 प्लस r, तो ये बनेगा 180। ये देखो ऐसे ये बनेगा स्ट्रेट एंगल, r प्लस दिस 90 प्लस i इट विल बी इक्वल टू 180। सो r प्लस i आएगा कितना, सो r प्लस i प्लस 90 इट इज इक्वल टू 180। सो implies r plus i is equal to 90 degree। 180 minus 90 90। अब क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं स्नेल्स लॉ लिखूंगा, यहाँ पे स्नेल्स लॉ क्या आएगा, म्यू डी साइन ऑफ, शाबाश, म्यू डी साइन ऑफ आई इज इक्वल म्यू आर साइन ऑफ आर, म्यू आर साइन ऑफ आर। ये देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, म्यू डी बाई म्यू आर साइन ऑफ आई इज इक्वल साइन ऑफ आर। आर के बदले मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस आई, सो आई कैन राइट 90 माइनस आई। सो नाउ म्यू डी आर साइन ऑफ आई इज इक्वल साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो इट इज कॉस ऑफ आई। चले सो ये म्यू डी आर इस साइड में लेंगे, इट विल बी 1 बाई म्यू डी आर। चले ये cos i इधर डिवाइड करेंगे हम, sin i बाई cos i, दैट इज tan ऑफ i। tan ऑफ i इज इक्वल टू 1 बाई म्यू डी आर। तो ये मेरे पास एक रिलेशन आ गया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। मुझे निकालना क्या था, क्रिटिकल एंगल। तो थीटा सी मुझे पता है, थीटा सी इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 by mu dr, ये मुझे पता है। क्रिटिकल एंगल फॉर इंटरफेस बिकम्स sin inverse 1 by mu dr, where mu dr is reflected as denser with respect to rarer medium। तो यहाँ पे मुझे पता है थीटा सी कितना आएगा, sin inverse, शाबाश, 1 by mu dr के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, tan of i, so it is tan of i, sin inverse tan of i। तो ये आएगा यहाँ पे हमारे पास critical angle का value। So critical angle for this case will be sin inverse tan of i। So now let's have some more exercise on it। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक स्लैब है किसी मीडियम की जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि अगर हम रे इंसिडेंट करते हैं फ्रॉम एयर इनटू दैट स्लैब एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द टॉप सरफेस, इस टॉप सरफेस पे आप रे इंसिडेंट करते हो एट एंगल 45 डिग्री। तो आपने बोलना है कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट कि लाइट जो है, ये लाइट जो यहाँ पे एंटर होगी इनटू दिस स्लैब, ये इस वर्टिकल फेस को क्रॉस ना करे, यानी इस वर्टिकल फेस पे टीआईआर होनी चाहिए। सो उसके लिए ये कंडीशन है कि जब ये रे स्ट्राइक करेगी इस वर्टिकल सरफेस को, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के से ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, या क्रिटिकल एंगल के बराबर भी आएगा तब भी रे अलोंग दैट सरफेस जाएगी, इट विल नॉट क्रॉस दिस वर्टिकल सरफेस। So forward minimum value of mu, the ray will not cross this vertical surface, ये vertical surface cross नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे TIR होनी चाहिए। तो मुझे पता है ये रे के एक्चुअल पाथ यहाँ पर ऐसे हैं, दिस द एक्चुअल पाथ ऑफ द रे, लेकिन ये बेंड होगी यहाँ पे टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगी एक, तो ये ऐसे आ जाएगी। सपोज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे R आ रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना आ रहा है R। तो अब यहाँ पे सिंस
यहां पर क्या होनी चाहिए, इस सरफेस पे टी आई आर होनी चाहिए, इस वर्टिकल फेस पे क्या होनी चाहिए, टी आई आर एट वर्टिकल फेस। तो दैट मींस ये एंगल जो यहां पर आएगा, लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई जो है इट मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर इक्वल टू क्रिटिकल एंगल तो अलोंग द इंटरफेस जाएगी, ग्रेटर देन टू टी आई आर हो जाएगी, लेकिन मिनिमम वैल्यू के लिए हम इक्वल टू क्रिटिकल एंगल ले सकते हैं यहां पे। चले मैं कह सकता हूं यहां पे ये टी आई आर तब होगी अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहां पर है इफ इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो फॉर टी आई आर आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, आई शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो अब क्लियरली मैं यहां पे इसको डिराइव कर सकता हूं रिजल्ट को। लेट्स सपोज ये अगर आप ये पूरा रिजल्ट देखेंगे, ये ट्रायंगल, तो ये I प्लस R ये कितना आएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में कितना एंगल बनाएंगे 90 डिग्री बनाएंगे ये, तो I प्लस R भी आना चाहिए 90 डिग्री। सो I प्लस R शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो I इन टर्म्स ऑफ R, I इन टर्म्स ऑफ R कितना आएगा शाबाश, इट विल बी implies शाबाश I in terms of R, so it is 90 minus R, यानी I के बदले मैंने लिखा 90 minus R, so this 90 minus R it should be greater than theta c, क्योंकि I greater than theta c means 90 minus R should be greater than theta c। और मैं साइन दोनों तरफ से ले सकता हूं, साइन ऑफ 90 minus R it should be greater than theta c, sin of theta c, sin of theta c। Now sin 90 minus theta is cos theta, implies cos of R should be greater than sin of theta c, cos of R should be greater than sin of theta c। अब ये cos R कहां से हम निकालेंगे, हम यहां पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। देखो स्नेल्स लॉ देगा हमें बाहर से ईयर का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स 1 है, तो sin of 45 डिग्री इज इक्वल म्यू sin of R। sin 45 कितना होता है शाबाश, sin 45 is 1 by root 2, so 1 by root 2 is equal mu sin of R। तो sin R कितना आएगा शाबाश, it is 1 by root 2 mu। अगर sin R आता है 1 by root 2 mu, तो cos R हम निकाल सकते हैं, cos R is equal स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus sin square R, क्योंकि हमें पता होता है sin square theta plus cos square theta is equal 1, sin square theta plus cos square theta is equal 1। अगर आपको याद होगा cos square theta plus sin square theta is equal 1, तो cos square theta will be 1 minus sin square theta, तो cos theta will be square root of 1 minus sin square theta, so we will be equal to 1 minus sin of R 1 by root 2 mu का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे रूट 2 म्यू का होल स्क्वायर हो गया ट्वाइस म्यू स्क्वायर माइनस 1, रूट में रहेगा ये डिवाइडेड आएगा ट्वाइस म्यू, क्योंकि 2 म्यू का होल स्क्वायर है, 2 म्यू का होल स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो 2 म्यू निकलेगा। तो अब मैं cos r के बदले ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, इट इज रूट 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 by 2 mu greater than शाबाश sin of theta c, sin theta c हमने पता होता है sin theta c is equal to 1 by mu, क्योंकि theta c कितना होता है sin inverse 1 by mu, तो sin theta c will be equal to 1 by mu, तो sin theta c के बदले मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा 1 by mu। देखो ये mu कैंसिल होगा, 2 ऊपर जाएगा, इट इज रूट 2 mu square minus 1 greater than 2। तो अब हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ से, जब मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ से, सॉरी इट इज रूट 2 म्यू, रूट 2 म्यू, रूट 2, सो इट विल बी हियर रूट 2, क्योंकि रूट 2 म्यू का होल स्क्वायर उसको हमने बाहर निकाला रूट से, तो रूट 2 म्यू ही रहेगा रूट के बाहर, सो इट इज रूट 2 म्यू, सो इट विल बी रूट 2, म्यू म्यू कैंसिल ही होगा। नाउ अब हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ से, इट विल बी 2 म्यू स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 2, क्योंकि स्क्वायरिंग में रूट कैंसिल ही हो जाएंगे। सो अब यहाँ पे क्लियरली ये -1 ऊपर उस साइड में बनेगा +1, सो 2 म्यू स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन -1 + 2 is 3
माइनस 1 इस साइड में +1 बनेगा, +1 +2 इज 3, सो म्यू आएगा, इंप्लाइज म्यू इज ग्रेटर देन, देखो ये 2 इस साइड में डिवाइड होगा, इट इज 3/2, यहाँ पे म्यू क्या रहेगा, अगर म्यू रखेंगे हम तो ये रूट बनेगा, सो दैट मींस म्यू का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन √3/2 फॉर TIR, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसका अराउंड 3/2 आएगा, सो म्यू मिनिमम विल बी इक्वल टू म्यू मिनिमम वैल्यू इट इज अराउंड 3/2, we can root around. So for TIR at this vertical phase, अगर इस वर्टिकल फेस में हमें TIR चाहिए तो यहाँ पे डेफिनेटली म्यू का वैल्यू, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू का वैल्यू हमेशा होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन √3/2, तो दैट इज मिनिमम पॉसिबल विल बी अप्रॉक्सिमेटली 3/√3/2. नाउ लेट्स हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन दिस कांसेप्ट. अब ऐसा ही और एक क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है, ये है यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, सो दैट इट्स एन आइसोसेलेस प्रिज्म, आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्रिज्म. तो आप क्या करते हो, आप एक सरफेस पे ऐसे इंसिडेंट करते हो, रे ऐसे ऐसे, हमने पता है यहाँ पे ये सरफेस जो है, ये सरफेस पे, इस सरफेस पे ये रे आती है कहाँ, कैसे, नॉर्मली आती है इस सरफेस पे, सो देयर विल बी नो बेंडिंग एट ऑल, यहाँ पे कोई बेंडिंग नहीं होगी, इट विल पास अनडिवाइडेड, ऐसे आती है. नाउ क्वेश्चन ये वही से कह रहा है, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द लाइट इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड बैक, लाइट यहाँ पे इस इंटरफेस पे लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है 45 डिग्री, तो हमने बोलना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कितना होगा. क्वेश्चन ऐसे है कि आप रे इंसिडेंट करते हो ऑन ए राइट एंगल्ड प्रिज्म, एक सरफेस पे आप नॉर्मली इंसिडेंट करते हो तो ये पास हो गया अनडिवाइडेड, तो जो दूसरी सरफेस है ऐसे, ये हाइपोटेन्यूज जो इसका है, वहां पे ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो उस तरह से रे बाहर ऐसे आ जाती है, क्योंकि इस सरफेस पे जब रे ऐसे आएगी तो ये नॉर्मल इंसिडेंस पे आ गई तो ये ऐसे पास हो जाएगी सीधे. तो आप क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा. देखो इजी क्वेश्चन है ये, सो दैट मींस जो यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना आएगा 45 डिग्री, सो I इज इक्वल टू 45 डिग्री. सिंस यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है, इस फेस पे यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है, इसका मतलब ये है कि जो I है I इज ग्रेटर देन θc, सो I ग्रेटर देन θc, तभी तो यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, अदरवाइज इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगी. सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री होगा, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाती है तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है इट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो I दैट इज 45 डिग्री इट इज ग्रेटर देन θc, और 45 डिग्री इज ग्रेटर देन θc. चलिए मैं साइन दोनों तरफ से ले सकता हूं, सो इंप्लाइज साइन ऑफ 45 डिग्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ θc. साइन 45 डिग्री मुझे पता है इट इज 1/√2, इट इज ग्रेटर देन साइन θc इज 1/μ बाय डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन हमने पता है θc इज इक्वल साइन इनवर्स 1/μ, सो साइन ऑफ θc विल बी इक्वल टू 1/μ, तो साइन θc के बदले मैंने 1/μ लिखा, तो म्यू इधर जाएगा, म्यू विल बी ग्रेटर देन √2, so that means the refractive index of the prism will be greater than √2. so अगर ऐसी कंडीशन है कि जहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने √2 से ज्यादा रखा है तो उस केस में ये जो रिक्वायर्ड कंडीशन है, यानी जो आप रे इंसिडेंट करते हो एट दिस फेज, तो ये इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस और एट एन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा 45 डिग्री. सो नाउ लेट्स हैव few more questions on this. अब देखो फिर से सेम क्वेश्चन है, हमारे पास एक प्रिज्म है, ऐसे ट्रायंगुलर प्रिज्म है हमारे पास, यहाँ पर AB और BC इक्वल है, AB और BC इक्वल है, दैट इज इट्स एन आइसोसेलेस प्रिज्म. तो इसमें क्या होगा, फिर ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी 45 डिग्री होगा. अगर AB इज इक्वल BC है दैट इज आइसोसेलेस प्रिज्म, तो उसमें ये एंगल 45, ये भी आएगा 45. अब आप रे इंसिडेंट करते हो ऐसे, यहाँ से आप रे इंसिडेंट करते हो, इस फेस में नॉर्मली रे आती है,
तो इसलिए ये पास हो गया अनडिवाइडेड, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट हो जाती है। तो यहाँ पर आपने देखना है यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आएगा। लेट्स सपोज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ रहा है आई। तो उसके बाद ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके निकलती है, दैट मीन टीआईआर हो जाती है यहाँ पे। जब यहाँ पे टीआईआर होगी तो ये इस सरफेस पे आप इंसिडेंट हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट विल अगेन बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तभी जाकर यहाँ पर भी क्या होगी टीआईआर, और फिर से ये नॉर्मली इस फेस पे आती है, फिर से ये इस फेस पे नॉर्मली आती है, पास अनडिवाइडेड, ये पास हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, निकाल सकते हैं हम। सो इजीली यही रिजल्ट आपने यूज करना है। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये रे आते हैं एट नॉर्मल इंसिडेंस, सो इस फेस पे ये रे आ गई है नॉर्मल। नाउ अब हमने पता है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन टू लाइंस, अगर दो लाइंस है ऐसे, एक लाइन ये दूसरी लाइन, इनके बीच में जो एंगल है, अगर हम इन दो लाइंस पे नॉर्मल्स ड्रा करेंगे, यानी इस पे आप नॉर्मल ऐसे ड्रा करोगे, इस पे आप नॉर्मल ऐसे ड्रा करोगे, ऐसे इसमें नॉर्मल, ये आगे इसके नॉर्मल, जो इन नॉर्मल्स के बीच में एंगल होगा ये एंगल, it will be same as that of the angle between the two lines। अगर इन दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा था, जो ये नॉर्मल आएगा और जो ये नॉर्मल आएगा, इनके बीच में भी एंगल कितना आएगा, सेम। अब जरा यहां देखिए आप, ये AC फेस पे ये रे आती है नॉर्मल ऐसे, ये यहां पे नॉर्मल मैंने ड्रा किया इस AB फेस पे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है AC फेस पे। तो इसलिए जो AB और AC के बीच में एंगल है वो कितना है 45 डिग्री, तो वही एंगल आएगा यहाँ पर भी, तो ये आएगा 45 डिग्री, ये एंगल होगा 45 डिग्री। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री आएगा। क्लियरली ये एंगल भी यहाँ पे 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री आएगा, ये आएगा 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री आएगा। तो अगर ये 45 तो ये भी 45 डिग्री आएगा। सो क्लियरली यहाँ पे हमें मिलेगा जो I है, I शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी, यानी 45 डिग्री इट शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। तो आपको सेम रिजल्ट इसके बाद फॉलो होगा। तो साइन ऑफ 45 डिग्री इट विल बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा सी। सो इंप्लाइज 1/√2 ग्रेटर देन 1/μ। सो इंप्लाइज μ ग्रेटर देन √2। तो ये इसका आंसर आएगा। So that means mu का वैल्यू it should be greater than √2, तब जाकर ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। चलिए और एक क्वेश्चन इसमें मैं देता हूँ आपको। So, अब क्वेश्चन ऐसे है कि मैंने एक प्रिज्म लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 था, इसको मैंने वाटर में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। So ये एंगल यहाँ पर है थीटा, ये एंगल यहाँ पर थीटा है। क्वेश्चन है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, the ray will be internally reflected at the face AC। इस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट कि ये रे जो आपने यहां से इंसिडेंट किया ऐसे इस फेस AC पे इंटरनली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो दैट मीन इस सरफेस पे यहां पे TIR होनी चाहिए। तो आपने बोलना है इस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ थीटा, द रे विल बी इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट फेस AC। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा फिर से कंडीशन में यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूंगा या आगे नॉर्मल इस पॉइंट पे, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, अगर मैंने इंटरनल रिफ्लेक्शन इस AC फेस पे चाहिए तो I मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा सी, I होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। नाउ अब फिर से आप देखेंगे अभी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में कंसेप्ट किया वही हम यहाँ पे करेंगे। देखो ये AB पे क्या नॉर्मल आता है, ये रे आते हैं इस पे नॉर्मल, तो ये AC पे क्या नॉर्मल आता है, ये इसका नॉर्मल है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। जो AB और AC के बीच में एंगल है वो कितना है थीटा, वो आएगा इस रे और इस नॉर्मल के बीच में भी सेम आएगा एंगल, यानी I जो आएगा I विल इक्वल टू थीटा। तो और थीटा जो है थीटा शुड बी ग्रेटर देन थीटा सी। सो दिस थीटा इट मस्ट एक्सीड थीटा सी। अब मैंने पता है यहाँ पे थीटा इट शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ dr। थीटा सी साइन इनवर्स 1/μ dr। सो थीटा इट शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स, शाबाश,
डेंसर गिलास है और रेयर वाटर है। ये गिलास है, रेयर मीडियम वाटर की तरफ ये ले जा रही थी, गिलास से वाटर की तरफ जा रही थी, तो गिलास डेंसर है, वाटर रेयर है। सो इट इज म्यू जी डब्ल्यू, डब्ल्यू नीचे आएगा, सो वो म्यू डब्ल्यू में ऊपर ले जाऊंगा। तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स, शाबाश। म्यू डब्ल्यू इज 4/3, म्यू जी इज 3/2, सो ये ऊपर जाएगा, थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9। सो फॉर दिस थीटा, अगर ये थीटा आएगा ग्रेटर देन साइन इनवर्स 8/9 वैल्यू से, साइन इनवर्स 8/9 वैल्यू से ज्यादा अगर ये थीटा वैल्यू होगा, तब इस फेस AC पर क्या होगी, वहां पर TIR होगी। अब मैं इसमें और एक फाइनल क्वेश्चन देता हूं। सो अगेन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, मेरे पास एक प्रिज्म है, ये 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 90 डिग्री। मैंने इस फेस पे मैंने लाइट इंसिडेंट किया है नॉर्मली इस फेस पे, तो जब ये नॉर्मल आ जाएगी इट विल पास अनडिवेटेड, तो ये ऐसे पास हो जाती है सीधे, ट्राई करेगी इस फेस को। अब मैंने ऊपर एक लिक्विड रखा हुआ है, ऊपर एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या रखा है हमने, म्यू। तो आपने बोला है कि इस म्यू का क्या वैल्यू होगा, इस म्यू का क्या वैल्यू होना चाहिए, सो दैट कि इस फेस पे TIR हो जाए, यानी इस फेस पे इंटरनल रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। सो दैट मींस क्लियरली, फिर से अगर हम देखेंगे, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज ये नॉर्मल है, यहाँ पे ये यहाँ पे नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है I, इट मस्ट बी ग्रेटर देन थीटा C। तो अगर मैंने यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, सो दैट मींस दिस I अगेन शुड बी ग्रेटर देन थीटा C। अब मैं पहले ये I देखूंगा, ये कितना आएगा, देखो ये एंगल कितना आएगा यहाँ पे 90 डिग्री, क्योंकि इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। सो अब इधर आप देखेंगे ये एंगल, ये आएगा 30 डिग्री, तो बाहर का एंगल कितना आएगा 60 डिग्री। क्या आप पिछला कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ये देखो ये फेस इस लाइन पे ये आ गया नॉर्मल, इस फेस पे ये आ गया नॉर्मल, तो इसके जो एंगल यहां पर इन दो फेसेस के बीच में आएगा, वही इनके नॉर्मल्स के बीच में आएगा, तो I जो आएगा I विल बी 60 डिग्री, तो I आएगा यहाँ पे 60 डिग्री, सो दैट इज 60 डिग्री ग्रेटर देन थीटा C। साइन दोनों तरफ से लेंगे, साइन ऑफ 60 डिग्री इट शुड बी ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा C। साइन 60 डिग्री इज √3/2 ग्रेटर देन साइन थीटा C इज 1/μdr। देखो अगर हमने यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए, अगर यहाँ पे TIR चाहिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास शुड बी ग्रेटर देन दिस म्यू। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आना चाहिए किससे, लिक्विड से, सो दैट मींस यहाँ पे आएगा इंप्लाइज √3/2 इज ग्रेटर देन 1/μgl, क्योंकि TIR यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे TIR होनी चाहिए। तो अब रे कहाँ पे है, गिलास में, बाहर क्या है, लिक्विड, तो रे आ रही है अब गिलास से लिक्विड की तरफ। अगर TIR हमें चाहिए तो यहाँ पर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना चाहिए किससे, लिक्विड से, सो दैट मींस म्यू गिलास शुड बी ग्रेटर देन म्यू लिक्विड। सो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे μgl, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर। यहाँ पे डेंसर आएगा गिलास, रेयर आएगा लिक्विड। सो अब मैं इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, √3/2 ग्रेटर देन म्यू गिलास डिवाइडेड बाय म्यू लिक्विड इज म्यू, सो इट इज μg डिवाइडेड बाय म्यू मैंने ऊपर लिया है। μgl कितना होता है, μg/μl, ऐसे ये μg डिवाइड बाय म्यू लिक्विड मैंने ऊपर लिया, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, वो मैंने ऊपर रखा है म्यू। जरा देखिए आप म्यू का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सो ये μg इधर आ जाएगा, सो दैट मींस √3/2 into μg रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दैट इज इक्वल टू 3/2, वो गिवन है 3/2, सो 3/2 इज ग्रेटर देन म्यू। सो ये आ गया 3√3/4 is greater than mu, so mu should be less than 3√3/4। so अगर mu refractive index of liquid if it is less than 3√3/4, अगर ये 3√3 से कम हो गया तो then 3√3/4 से अगर ये कम आया तो यहाँ पर TIR होगी इस फेस पे जो लिक्विड के साथ कनेक्टेड है। So this is all about this question. Now अब यहाँ पे और एक important concept आता है, that is the circle of illuminance।
पहले मैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का कंसेप्ट आपको दूंगा, उसके बाद उसमें मैं बताऊंगा आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। उसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फॉर सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, देखो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस हम कैसे लेते हैं। सपोज ये एक इंटरफेस है, एक प्लेन सरफेस है जो दो मीडिया को सेपरेट करती है। लेट्स एज्यूम नीचे वाटर है, वाटर में आपने एक पॉइंट सोर्स रखा है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहां से लाइट निकलेगी अलोंग ऑल डायरेक्शंस। तो एक लाइट रे वर्टिकली ऐसे निकलेगी, तो इस सरफेस के थ्रू ये पास होगी अनडिवाइडेड ऐसे। दूसरी रे सपोज जितना आप इस सरफेस से दूर जाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये ऐसे निकलेगी। तो फिर आएगा यहां पे ये एंगल, तो सपोज ये अलोंग द इंटरफेस ही जाती है ये रे। अब अगर इससे ज्यादा आपने, अगर आप इससे बाहर गए यहां पे, तो यहां पे टीआईआर होती है, तो यहां पे टीआईआर होगी। सपोज इससे बाहर अगर आप जाते हो तो टीआईआर हो जाती है ऐसे। तो ये यहां पे ऐसे आ गया, ये एक एंगल कौन सा होगा, क्रिटिकल एंगल थीटा सी, क्योंकि अलोंग द इंटरफेस जाती है। इसी तरह इस साइड से भी, इस साइड में भी एक एंगल आएगा ऐसे, जहां पर रे निकलेगी अलोंग द इंटरफेस, तो ये एंगल होगा यहाँ पे थीटा सी, क्रिटिकल एंगल। इससे अंदर जो रे आ जाएगी उनके लिए रिफ्रैक्शन होगी, तो रे लाइट यहां से ऐसे निकलेगी, लाइट ऐसे निकलेगी यहां पे ऐसे। इसी तरह यहां पे लाइट ऐसे निकलेगी बाहर, ऐसे बाहर आएगी। देखो इसी तरह ये आप ऐसे एक सरफेस आप पे रखी हुई है, ये प्लेन सरफेस है ऐसे। तो आपने यहाँ पे सपोज पॉइंट सोर्स रखा है, तो यहाँ पर आगे ये इस पॉइंट के लिए ये है पॉइंट सोर्स नीचे, यहाँ पर अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये यहाँ पे वर्टिकल पॉइंट है, तो यहाँ से सीधे ऐसे लाइट आएगी। लेट्स सपोज इस डायरेक्शन में ये क्रिटिकल एंगल है, इसी तरह इस डायरेक्शन में ये क्रिटिकल एंगल, इस डायरेक्शन में ये क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर ये क्रिटिकल एंगल। तो अगर आप नीचे देखेंगे ये एक सर्कल बनेगा ऐसे, जहां पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर। उससे अंदर जो भी लाइट फॉल होती थी वो बाहर निकलेगी, और उस क्रिटिकल एंगल से बाहर वाला जो भी पॉइंट था, जो भी पॉइंट इस क्रिटिकल एंगल वाले पॉइंट से बाहर है, उनके थ्रू वहां पे लाइट बाहर नहीं आएगी। यहाँ पर टीआईआर होगी, यहाँ पर टीआईआर होगी। तो इसी तरह ये प्लेन सरफेस है ना ऐसे, तो यहाँ पर भी सपोज ये भी आगे यहाँ पे जिसका वैल्यू होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस का किसके बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो अलोंग द इंटरफेस ये जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, यहाँ से तब लाइट रे बाहर नहीं आएगी, क्योंकि इनमें यहाँ पे टीआईआर हो जाएगी। तो अब ऐसे यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा। तो अब ये सारे पॉइंट्स को जब आप मिलाएंगे ऐसे, ये सारे पॉइंट्स को जब आप मीट करेंगे तो ये एक सर्कल बनेगा, एक सर्कल ऐसे बनेगा। सो दिस सर्कल इज व्हाट वी कॉल सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। इसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस बोलते हैं, क्योंकि लाइट जो बाहर आएगी, जब आप एक पॉइंट सोर्स यहाँ पे रखते हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हर पॉइंट से लाइट बाहर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आपकी सरफेस है, जब आप ऊपर सरफेस से देखते हो तो वहां से लाइट बाहर आएगी अलोंग ए सर्कल, वो एक सर्कल के थ्रू बाहर आएगी वो लाइट। उस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, उस सर्कल के बाहर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, वहां से लाइट बाहर नहीं आएगी, वहां पे क्या होगी, टीआईआर हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाती है उन पॉइंट्स के लिए। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। अब मैंने इसका रेडियस निकालना है, ये लेट्स सपोज ये है इसका रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, ये इसका सेंटर है। देखो अगर ये यहाँ पर थीटा सी है, अगर ये है थीटा सी क्रिटिकल एंगल, तो ये भी यहाँ पे थीटा सी आएगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन ये पैरेलल आ जाती है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये एक्ट करेगा एज ए ट्रांसवर्स। अगर ये है थीटा सी तो ये भी यहाँ पे थीटा सी है। तो जरा इस ट्रायंगल को देखिए, अगर सपोज ये पॉइंट सोर्स है, इट एट हाइट h और एट डेप्थ h बिलो द वाटर सरफेस। ये फ्रॉम द वाटर सरफेस किस डेप्थ पे मैंने रखा है, इस सोर्स को h डेप्थ पे मैंने रखा है। अगर आप इस ट्रायंगल को देखेंगे यहां से, अगर आप tan थीटा सी निकालेंगे, सो tan ऑफ थीटा सी इट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज r, so it is r by base, base कितनी आएगी h, r by h। तो r जो आएगा r will be equal to h tan of theta c। So this will be the radius of the circle of illuminance. So radius of circle of illuminance equals h tan of theta c, where h is the depth at which the point source is below the surface.
नाउ अब tan थीटा सी हमें नहीं पता होता, हमें sin थीटा सी पता होता है, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं tan थीटा को, tan थीटा मैंने पता है इट इज sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय cos थीटा। सो tan थीटा सी है तो इट इज sin थीटा सी बाय cos थीटा सी। चलो sin थीटा सी मैं ऐसे ही रखूंगा, cos थीटा सी मैंने पता है इन टर्म्स ऑफ sin ये आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी ले सकता हूं यहाँ पे। तो फिर मैं sin थीटा सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, sin थीटा सी का वैल्यू कितना आता है 1 बाय म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 बाय म्यू स्क्वायर, लेकिन ये रूट में आएगा क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर है सपोज एयर, सपोज बाहर है एयर अंदर है म्यू, तो sin थीटा सी विल बी इक्वल टू 1 बाय म्यू, तो इसलिए मैंने sin थीटा सी के बदले लिखा है 1 बाय म्यू। So 1 by mu divided by square root of 1 minus sin square theta, so it is 1 minus 1 by mu square. So it is mu square minus 1 divided by mu square root से बाहर आएगा mu, so it will be 1 by mu divided by शाबाश square root of mu square minus 1 divided by mu square root से बाहर निकालेंगे mu क्या होगा कैंसिल, तो it is simply r is equal 1 divided by square root of म्यू स्क्वायर माइनस 1, ऐसे भी हम ले सकते हैं इसको, रेडियस को सॉरी इनटू h, ये tan थीटा सी है, ये tan थीटा सी है, तो h आएगा h tan ऑफ थीटा सी, tan थीटा सी के बदले आपने ये लिखा है, ये इट इज 1 बाय स्क्वायर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1, ऊपर आ गया h। तो कभी ये इस फॉर्म में आएगा, कभी आप इसको इस फॉर्म में भी ले सकते हो। चले अब रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस कितना आएगा, इट इज h tan ऑफ थीटा सी, और इट इज h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, तो इसका एरिया कितना आएगा शाबाश, एरिया आएगा पाई r स्क्वायर, सो इट इज पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस इट इज पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। So that means इसमें देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, आप इसमें 3 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन यही आता है कि एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट आप रखते हो इनसाइड वाटर एट सम डेप्थ, तो आप बता दीजिए यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द डिस्क और व्हाट इज द मिनिमम रेडियस ऑफ एन ओपैक डिस्क व्हिच मस्ट बी प्लेस्ड ओवर द सरफेस सो दैट नो लाइट इमर्जेस आउट। अगर आपने यहां से लाइट को बाहर नहीं जाने देना है, तो हमने किसको यहाँ पे कवर करना है, हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस को कवर करना है। सो मिनिमम एरिया ऑफ द डिस्क और मिनिमम रेडियस ऑफ द डिस्क so that no light emerges from the surface, so minimum radius should be equal to radius of the circle of luminance और minimum area should be equal to the area of circle of luminance। तो अगर आप इस तरह की एक सर्कुलर डिस्क, उस डिस्क को आप उस वाटर सरफेस के ऊपर रखेंगे जस्ट वर्टिकली अबव इट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां से कोई लाइट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि लाइट किसके थ्रू बाहर आ जाती थी, सर्कल ऑफ लुमिनेंस के थ्रू बाहर आ जाती थी। आपने उसी को कवर किया तो लाइट बाहर नहीं आएगी। हो गया एक। दूसरा पॉइंट क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कभी कि एक फिश जो है, और कभी ऐसे भी आता है एक स्विमर जो है, ए स्विमर और ए फिश एट सम डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए वाटर ऑब्जर्व्स द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए सर्कल। एक फिश या एक ऑब्जर्व स्विमर होता है एट सम डेप्थ फ्रॉम द वाटर सरफेस इनसाइड, तो ये इस वाटर के अंदर होता है एट सम डेप्थ पे। तो आपने बोलना है कि यहाँ पे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक सर्कल के थ्रू ऑब्जर्व करता है, तो उसका एरिया और उसका रेडियस कितना होगा उस सर्कल का। तो फिर से यही है, दिस इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल और दिस इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल। तो यही 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, या तो आएगा इसमें पॉइंट सोर्स का, या तो आएगा फिश का, या आएगा एक स्विमर का। सो तीनों क्वेश्चंस के लिए एक ही कांसेप्ट है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का रेडियस कितना होता है h tan ऑफ थीटा c और h डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, और एरिया इसका कितना होता है पाई r स्क्वायर, दैट इज पाई h स्क्वायर बाय रूट, सो पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा फिर, तो इसका डायमीटर होगा ट्वाइस ऑफ रेडियस। सो ये आ गया यहाँ पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस का कांसेप्ट। अब मैं इसमें 1-2 क्वेश्चंस देता हूँ जल्दी, आप वो खुद सॉल्व कर सकते हो, या मैं जल्दी यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे कर। सो पहला क्वेश्चन इसमें ऐसे है कि एक पॉइंट सोर्स है हमारे पास,
जिसको मैंने रखा है एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए वाटर सरफेस से मैंने किस डेप्थ पे इसको रखा है 4 मीटर पे, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 5/3। आपने बोला यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम एरिया ऑफ द ओपैक डिस्क which must be placed over the source on the surface of water. Minimum radius of the opaque disk which must be placed over the source on the surface of liquid so that no light comes out from the surface. इस surface के बाहर कोई light नहीं आए. So that means इसका radius जो आएगा it will be simply equal to h tan of theta c शाबाश, और in terms of mu भी आपने पता है रिजल्ट है it is h divided by root mu square minus 1। तो इनमें से आप कोई रिजल्ट यूज कर सकते हो। अब म्यू मुझे पता है, एच मुझे पता है, तो मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा। तो रेडियस कितना आएगा शाबाश 4 मीटर डिवाइडेड बाय म्यू इट इज 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 इट इज 4 मीटर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 3 स्क्वायर इट इज 9 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर निकलेगा रूट से बाहर 3, ये 3 ऊपर जाएगा इट इज 12 मीटर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 इज 16 रूट से बाहर तो 4, सो 4 1 आर 4 3 आर 12, सो इंप्लाइज रेडियस आएगा कितना 3 मीटर। अगर इसका डायमीटर हमने निकालना होता तो इसका डायमीटर कितना आ जाता, अगर डायमीटर आपने निकालना होता ये तो डायमीटर आ जाता ट्वाइस रेडियस, so diameter would have been 2r, that would have been 6 meter, 6 मीटर आ जाता डायमीटर। सो इसी तरह इसमें और एक क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन इस पर ऐसा है कि एक पॉइंट सोर्स आपने लिया हुआ है एट द बॉटम ऑफ ए वाटर टैंक विच इज 80 सेंटीमीटर डीप, यानी 80 सेंटीमीटर डेप्थ पे आपने एक पॉइंट सोर्स रखा हुआ है, एक बल्ब आपने रखा हुआ है। तो आपने पता है यहाँ पे जो लाइट निकलेगी अलोंग ऑल डायरेक्शंस, तो लेकिन सरफेस के थ्रू जब ये सरफेस पे आप देखेंगे इस सरफेस के थ्रू वो निकलेगी अलोंग ए सर्कल, थ्रू ए सर्कल। तो आपने बोलना है कि एरिया ऑफ द सरफेस थ्रू विच द लाइट इमर्ज आउट, आपने बोलना है कि कितने एरिया के थ्रू ये लाइट बाहर आएगी यहाँ पे। तो दैट मींस आपने देखना है कौन सा एरिया ऑफ सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस। तो आपने बोलना है यहाँ पे कितने एरिया के थ्रू लाइट बाहर आएगी। आपने पता है ये कहाँ से बाहर आएगी, थ्रू द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेंस के थ्रू बाहर आएगी लाइट। सो अगेन आपने एरिया निकालना है, तो इट इज पाई शाबाश h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो ये कंसेप्ट आप यूज करेंगे। पाई इट इज 3.14 into h 80 सेंटीमीटर, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, सो इट इज 0.80 मीटर का होल स्क्वायर, इट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया है, डिवाइड बाय म्यू इट इज 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो जब मैं ये कैलकुलेशन करता हूं इट टर्न्स आउट टू बी, ये देखो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 9 इज 16 माइनस 9 इज 7, 16 माइनस 9 इज 7, तो डिवाइड बाय 3 स्क्वायर इज 9 ऊपर जाएगा, सो इट इज 9 into 3.14 into 0.80 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो जब मैं ये कैलकुलेशन करता हूं तो मेरा रिजल्ट आता है अराउंड 2.6 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आएगा, इस एरिया के थ्रू लाइट निकलेगी बाहर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सो ये क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसी पे और एक दो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसमें ऐसे आता है कि एक स्विमर को आपने लिया हुआ है इन ए काम स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल में आपने एक स्विमर को रखा हुआ है जिसकी आई जो है his eye is at a depth of h from the surface of water। इस वाटर सरफेस से उसकी आई किस हाइट डेप्थ पर है, h डेप्थ पर है। सो अगर यहाँ पे इसने खुद ही बोला है क्वेश्चन में if the critical angle for the water air interface is theta c, अगर इस वाटर एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है थीटा c, तो बताएं फिर यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू विच diameter of the circle through which the observer, through which the swimmer will observe the outside world। जहां इस स्विमर को
इस स्विमर को आउटसाइड वर्ल्ड एक सर्कल के थ्रू दिखेगा, तो आपने बोलना है अगर क्रिटिकल एंगल वाटर एयर इंटरफेस के लिए थीटा सी है तो उसका डायमीटर कितना आएगा। सो सिंपली जो इसका डायमीटर आएगा इट विल बी ट्वाइस रेडियस, इट विल बी ट्वाइस एट tan ऑफ थीटा सी। तो ये आएगा वहां पे this will be the diameter of the circle through which the swimmer will observe the outside world, or he will view the outside world. Now if instead of this theta c, अगर instead of critical angle अगर आपको दिया जाता refractive index of the water is mu, अगर refractive index of this water mu दिया होता तो बताएं फिर diameter of the circle through which the swimmer would have observed the outside world, so वो कितना आता उस केस में diameter it would have been 2h divided by mu square minus 1 का स्क्वायर, ये उस केस में डायमीटर आ जाता उस सर्कल का। तो ये आ गया। अब इसी तरह इसी पे फाइनल क्वेश्चन है कि एक फिश है मान लीजिए यही फिश है विच इज एट ए डेप्थ ऑफ 4 मीटर, 4 मीटर पे आपने 4 मीटर डेप्थ पे आपने एक फिश को रखा हुआ है। सो दिस फिश ऑब्जर्व्स द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू ए सर्कल, तो आपने बोलना है उस सर्कल का एरिया या उस सर्कल का डायमीटर या रेडियस क्या होगा उस सर्कल का, जिस सर्कल के थ्रू ये आउटसाइड वर्ल्ड को ऑब्जर्व करेगी। सो इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज सपोज 5/3 या 4/3 व्हाटएवर यू टेक, तो अब मुझे बताएं इस केस में व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल थ्रू व्हिच द फिश विल सी द आउटसाइड वर्ल्ड। ये उसके बाद का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे। अगर ये फिश आउटसाइड वर्ल्ड को एक सर्कल के थ्रू देखती है तो उस सर्कल का जो रेडियस आएगा या उसका जो एरिया आएगा, एरिया बता दीजिए उस सर्कल का क्या होगा। सो सिंपली एरिया ऑफ दैट सर्कल ऑफ विल बी पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। सो पाई 3.14 h it is 4 square divided by it is meter, so it is meter square divided by mu it is 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ दैट सर्कल मिलेगा कितना आएगा। सो इट विल बी अगेन 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 25 माइनस 9 दैट इज 16 डिवाइड बाय 9 ऊपर जाएगा 9 into 3.14 into 16, 4 is 16, so meter square। यहाँ पे 16 कैंसिल होगा, so it will be 9 into, so area of that circle of luminance or area of that circle will be 9 into 3.14 meter square। so इतने एरिया के थ्रू वो फिश जो है आउटसाइड वर्ल्ड को वहां पे देखेगी। सो ये आ गया यहाँ पे सर्कल ऑफ लुमिनेंस पे जो कंसेप्ट है, इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो यही आएंगे इसमें। आपने याद रखना है सिंपली सर्कल ऑफ लुमिनेंस का रेडियस होता है h tan ऑफ थीटा c और h डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, और इसका एरिया आएगा पाई r स्क्वायर दैट्स पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो उसमें क्या क्या कंसेप्ट्स बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन यही बनेगा कि एक पॉइंट सोर्स आप इनसाइड वाटर रखते हो एट सम डेप्थ, तो आपने बोलना है किस एरिया के थ्रू लाइट बाहर आएगी, या एक ओपैक डिस्क का एरिया आप कितना रखेंगे सो दैट कि लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए। तो आपने एरिया ऑफ सर्कल ऑफ लुमिनेंस निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि एक स्विमर है एट सम डेप्थ इनसाइड अ वाटर, तो वो आउटसाइड वर्ल्ड को थ्रू सर्कल देखेगा, तो उसका एरिया क्या होगा या उसका रेडियस क्या होगा या उसका डायमीटर क्या होगा। तो इन टर्म्स ऑफ थीटा सी इट इज h tan ऑफ थीटा सी, रेडियस डायमीटर आएगा ट्वाइस h tan ऑफ थीटा सी, तो एरिया आएगा 2h। अगर एरिया की हम बात करेंगे तो इट विल बी पाई r स्क्वायर, तो वो हमने निकालना है पाई h स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा सी, और इट इज पाई h स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो इसी तरह इसमें लास्ट कंसेप्ट जो इस पे क्वेश्चन बनता है दैट इज अ फिश इनसाइड अ वाटर एट सम डेप्थ ऑब्जर्व्स द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ सर्कल, तो उसका एरिया या उसका रेडियस क्या होगा या डायमीटर क्या होगा। तो अगेन ये रिजल्ट्स आपको यूज करने हैं। सो दिस ऑल अबाउट दिस सर्कल ऑफ लुमिनेंस। अब इसमें अब फाइनल बचा यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर्स, उसमें मैं नेक्स्ट लेक्चर में 2-4 ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में ही हम थोड़ा सा डिस्कशन देंगे किसका, मिराज फॉर्मेशन का और स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का। वो हम इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, तो वो हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।